हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। और कल हमने कंप्लीट किया था भारतीय संविधान का भाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो मैंने कल कंप्लीट कर दिया था, जिसमें उसका ओवरव्यू मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं है तो जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने रख दिया है उसको, आप उस वीडियो को देख लीजिए जाकर। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और टोटल हमें वैसे 12 शेड्यूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले ही क्लास में ही, कि ओरिजिनली इसमें 8 शेड्यूल है और अभी उसमें 4 अलग अलग शेड्यूल को ऐड किया गया है, जो कि 9th है, 10th है, 11 है, 12 है। तो पहले 9, 10, 11, 12 का जिक्र कर लेते हैं, इसका चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1 to 8 पे। ठीक है, तो आइए, इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय संविधान का अनुसूची। अनुसूचियां। ठीक है, अगर बात करें ओरिजिनली तो 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, लेकिन करेंटली 12 हैं। ठीक है, तो हम इन 12 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहला पे, जो कि है 9वां अनुसूची, 9th शेड्यूल। ये कहता है कि दिस इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करता है? भूमि सुधार से। ठीक है, तो और इसको संविधान में कब डाला गया था? थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के जरिए। ठीक है, तो इसको संविधान में डाला गया था, जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें। ठीक है, जिसमें इस समय अगर बात करें कि प्राइम मिनिस्टर थे तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसके रिलेटेड एक आंदोलन भी चला था। अगर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके रिलेटेड एक आंदोलन चला था, जिसका नाम था भूदान आंदोलन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लैंड गिफ्ट मूवमेंट, जिसको चलाया था 1951 में विनोबा भावे ने। ठीक है, और इसके रिलेटेड अगर इसमें थोड़ा सा बात और करते हैं लैंड रिफॉर्म्स में, तो जब ये शामिल किया गया था 1951 में, उस समय इसमें जो भी सब्जेक्ट इसमें डाला गया था, जो भी विषय इसमें डाला गया था, उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब इसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हुई थी। लेकिन 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि 24 अप्रैल 1993 के बाद जो भी कानून इसमें रखा जाएगा उसका न्यायिक समीक्षा होगा। ठीक है, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। क्लियर है? अब आते हैं 10th शेड्यूल पे। ठीक है, तो ये रिलेट करता है किससे? एंटी डिफेक्शन लॉ से, मतलब दल बदल कानून। वैसे देखा जाए तो ये नाम से ही क्लियर है, दल बदल, मतलब जो एमएलए एमपीज होंगे वो अपना पार्टीज को चेंज कर लेंगे। ठीक है, और इसको और इसको संविधान में डाला गया था कब? थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के जरिए। बेसिकली हुआ क्या था कि 1957 से 67 के समय में, मतलब उस टाइम पीरियड में 542 बार ऐसा हुआ है कि सांसदों और विधायकों, मतलब एमएलएज और एमपीज ने अपने पार्टीज को चेंज किया था। ठीक है, उसके बाद फिर 1967 के आम चुनाव से पहले भी ऐसा हुआ है, उसके बाद भी चलता रहा था। तो इसको देखते हुए राजीव गांधी सरकार ने यह निर्णय लिया कि दल बदल रोकने के लिए वो एक कानून बनाएंगे। ठीक है, जिसको फिर संसद से पास किया गया और ऐड किया गया 1985 में संविधान संशोधन के जरिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये दल बदल सिर्फ भारत में चलता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इतिहास उगट के देखेंगे, इतिहास पलट के देखेंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है, यूके में भी हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10th शेड्यूल का। ठीक है, अब आते हैं 11th शेड्यूल में।
जो कि रिलेट करता है किससे, पंचायती राज सिस्टम से, पंचायती राज व्यवस्था से जो कि रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन प्रोवाइडेड टू पंचायत थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। मतलब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने शामिल किए गए थे, 29 सब्जेक्ट को शामिल किया गया था। इसका डिटेल्स हम तब पढ़ेंगे जब कंप्लीट पंचायती राज का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें इसका डिटेल्स चर्चा रहेगा। अगला 12वां शेड्यूल, ठीक है, जो कि 12वां अनुसूची है, किससे रिलेट करता है, म्युनिसिपालिटी, नगर निगम से ये रिलेट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन प्रोवाइडेड टू नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जो कि किसके अंदर आता है, म्युनिसिपालिटी में ही आता है, थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। मतलब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत म्युनिसिपालिटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि इसमें कितने सब्जेक्ट डाले गए थे, तो इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे 18। ठीक है, क्लियर है। तो ये रह गया जो लास्ट 4 ऐड हुए थे 8 के बाद, 9, 10, 11, 12, ये वो चारों है। ठीक है, इतना को आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं पहला संविधान संशोधन, सॉरी पहला शेड्यूल पे। ठीक है, आते हैं पहले शेड्यूल पे। ठीक है, तो पहला शेड्यूल है कि इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। मतलब पहला शेड्यूल में जो है राज्य है, राज्य का लिस्टिंग है, और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश का लिस्टिंग है, और इसके साथ उसमें बाउंड्री का जो डिटेल है कि किसके साथ कितना सीमा साझा करता है, उसका भी डिटेल्स इसमें है। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे कि इंडिया अपना बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, चाइना के साथ शेयर करता है, ऐसे ऐसे 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। जैसे बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का सीमा है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा है। ठीक है, तो ये सब बाउंड्री डिटेल्स जो है सो पहला अनुसूची में डाला गया है। ठीक है, अगला शेड्यूल 2, सैलरी एंड अलाउंसेस, मतलब वेतन और भत्ता की बात कर रहा है शेड्यूल 2 में। तो आइए देखते हैं क्या है। सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, और जजेस ऑफ HCSC मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मतलब ये जितने भी हैं ये अथॉरिटीज, उन सारे का सैलरी डिटेल्स किसमें है, शेड्यूल 2 में है, जहां पे प्रेसिडेंट में है 5 लाख पर मंथ। ठीक है, गवर्नर का है 3.5 लाख पर मंथ। तो इस तरीके से जो भी सैलरीज हैं उनका जिक्र शेड्यूल 2 में है। एक एक का सैलरी हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग सेपरेट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेपरेट टॉपिक, लेजिस्लेटिव असेंबली का सेपरेट टॉपिक, स्पेशल लोकसभा, राज्यसभा, जब अलग अलग टॉपिक्स जब पढ़ेंगे तो सारे का चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या कहता है कि इट कंटेन्स ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ ऑल अथॉरिटीज एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों का जो शपथ है इसको छोड़कर बाकी जितने भी अथॉरिटीज हैं उन सारे का शपथ किसमें है, शेड्यूल 3 में है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। पीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है, POI प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो गवर्नर दिलाता है। CJI को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है। CJHC चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन दिलाता है, गवर्नर दिलाता है। यह बात हो रहा है किसका, शपथ का। ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा को कौन दिलाता है, तो उसको दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा
वो दिलाएगा शपथ किसको? मेंबर ऑफ लोकसभा को। और इसमें एक नोट करके आप लिख लेंगे कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको शपथ कोई नहीं दिलाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मेंबर ऑफ लोकसभा होने का शपथ ले चुका होता है, तो उसको एज ए स्पीकर का शपथ नहीं दिलाता है, ठीक है? तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर आते हैं शेड्यूल 4 पे। अगला है शेड्यूल 4, ठीक है, चौथा अनुसूची, जिसमें कहा गया है कि इट कंटेन्स प्रोविजन ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। मतलब राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसका जिक्र किया गया है शेड्यूल 4 में। मतलब जो मैक्सिमम सीट जो है राज्यसभा में वो कितने हैं? 250 है, ठीक है? लेकिन जो प्रेजेंट में करेंटली है वो कितना है? 245 है, ठीक है? और ये 245 में जो एलोकेशन हुआ है वो 3 पार्ट में हुआ है, ठीक है? मतलब कुल है 250, करेंटली है 245, और जो आवंटन हुआ है वो 3 पार्ट में है, जिसमें कि स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है और नॉमिनेटेड मेंबर्स है, मतलब मनोनीत सदस्य हैं। अब बात आता है कि मनोनीत सदस्य कहां से आते हैं। तो ये जो मनोनीत सदस्य हैं इनका जो नॉमिनेशन है वो करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जो 4 अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल वर्कर्स, मतलब साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, कला के क्षेत्र से आते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, और सामाजिक जो वर्कर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स, वो सब आते हैं इसमें, ठीक है? क्लियर है शेड्यूल 4? अब आते हैं शेड्यूल 5 पे। 5 कहता है कि इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सक्लूडिंग एटीएम स्क्वायर, ठीक है? कहने का मतलब है कि जो शेड्यूल 5 है वो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का जो भी प्रशासन और नियंत्रण है उसका प्रावधान है इसमें, ठीक है? एक्सक्लूडिंग एटीएम स्क्वायर, मतलब ये जो एटीएम स्क्वायर है ये 4 स्टेट्स हैं अलग अलग, उसको छोड़ के, ठीक है? अब एटीएम स्क्वायर कहने का मतलब है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है? मतलब जो इन 4 स्टेट्स को छोड़ के जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल का है वो उसका प्रोविजन क्या है? शेड्यूल 5 में है। क्लियर है? अब आता है शेड्यूल 6, ये भी सेम ही है शेड्यूल 5 की तरह। इसमें क्या हुआ है कि जो एटीएम स्क्वायर जो यहां एक्सक्लूड हुआ था वो यहां पे इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब अब जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, मतलब प्रशासन और नियंत्रण जो है उसका प्रावधान इन 4 स्टेट को मिलाकर है। मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को भी इसमें डाला गया है। क्लियर है? अब आते हैं शेड्यूल 7 अनुसूची 7वां पे, जिसमें कहा गया है कि इट कंटेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब इसमें शक्तियों का बंटवारा हो रहा है कहां कहां? संघ में और राज्य में। यूनियन और स्टेट में जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और इसमें 3 अलग अलग लिस्ट डाला गया है, जो कि है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है? अगर बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट्स की, तो यूनियन लिस्ट में डाला गया है कुल 100 सब्जेक्ट को, ठीक है? स्टेट लिस्ट में डाला गया है कुल 61 सब्जेक्ट को, और कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है कुल 52 सब्जेक्ट को। अब ये कौन कौन सब्जेक्ट है, क्या 61 है, क्या 100 है, क्या 52 है, इसका चर्चा तब करेंगे जब हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ेंगे तो इन सब का हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है कानून, यूनियन लिस्ट में कौन बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट में कौन बनाता है। मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों का डिटेल अध्ययन करेंगे कहां? सेंटर स्टेट रिलेशन में। तो शेड्यूल 7 क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट में जो कि है शेड्यूल 8, ठीक है? अब बात करते हैं अंतिम शेड्यूल, जो कि हमारा 8वां शेड्यूल। तो जो 8वां अनुसूची है वो किसके बारे में है? लैंग्वेजेज के बारे में है, भाषाओं के बारे में है, ठीक है? अगर बात करें मूल रूप से ओरिजिनली, तो ओरिजिनली कितने भाषा थे? कुल 14 भाषा थे, लेकिन अभी मतलब करेंटली वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है? अब
यहां से तो 8 भाषा ऐड हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये 8 भाषा कौन कौन है और कैसे कैसे ऐड हुआ है। तो सबसे पहले है सिंधी भाषा। तो सिंधी को राजभाषा कब बनाया गया? थ्रू ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। मतलब सिंधी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया वो दिया गया 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इसको दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया इसको किसके तहत? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। मतलब इसको जो राजभाषा का दर्जा दिया गया वो दिया गया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। और ये जो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है इसको शॉर्ट में बोलते हैं नमक। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्लियर है? अब जो 4 भाषा है बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जिसमें कि संथाली बोला जाता है झारखंड में, मैथिली बोला जाता है कहाँ? बिहार में। ठीक है, तो इसको ऑफिशियल भाषा का दर्जा कब दिया गया? थ्रू 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। ठीक है, इसको कैसे दिया गया था? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। तो ये आपका हो गया इधर 4, 3, 7 और 1 8, टोटल 8 हो गया है। ठीक है, तो ये रहा पूरा 12 शेड्यूल, जो कि ये 8 और पिछला 4 मैंने कराया था 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो आइए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन शेड्यूल थे जो आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो जो शेड्यूल 1 था वो था यूनियन और स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, सॉरी, जो संघ और राज्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें कि स्टेट की लिस्टिंग और यूटी की लिस्टिंग है। सेकेंड में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी डिटेल्स। ठीक है, तीसरा क्या था? ओथ और अफर्मेशन, जो कि शपथ के बारे में था। ठीक है, चौथा था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। जो कि 12 मेंबर्स का जो नॉमिनेशन है वो इसमें पढ़ा था। ठीक है, पांचवा में पढ़ा था कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और कंट्रोल है वो एक्सक्लूडिंग ATM स्क्वायर। ठीक है, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ के। और जो छठा अनुसूची था वो था इंक्लूडिंग ATM स्क्वायर। ठीक है, सातवां था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। किसमें किसमें? संघ और राज्य में, जिसमें कि 3 अलग अलग लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, आठवां में है लैंग्वेजेस। ठीक है, नौवां में क्या था? लैंड रिफॉर्म्स, मतलब भूमि सुधार से रिलेटेड था। 10वां था एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल कानून। ठीक है, जिसको लाया गया था 1985 में, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राजीव गांधी सरकार के थ्रू लाया गया था। 11th में क्या था? पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है उसका चर्चा है किसमें? 11th में। और 12th में जो है वो म्युनिसिपैलिटी का चर्चा है, जिसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा 12वां शेड्यूल हो गया है। ठीक है, ये 8 और वो 4 जो पहले मैंने करा रखा है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। शेड्यूल में तो इतना ही है। ठीक है, जो जो मैंने इसमें ओवरव्यू दिया है जैसे शेड्यूल का, जैसे कि सैलरी के बारे में है, ओथ के बारे में है, तो सैलरी में किसका कितना सैलरी वो जब सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। जैसे शेड्यूल 7 में
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। तो इसमें जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो इसका डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग सेंटर स्टेट में। तो वैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे पूरा इन डिटेल्स में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको सबसे पहले अपडेट इसका मिल जाए, ठीक है। और कल तो संडे है तो कल हमारी वीडियो नहीं आएगी, फिर मंडे से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।